बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। अब इसे उगाने वाले किसानों को इस प्रीमियम उत्पाद की अधिकतम कीमत हासिल हो सकेगी। जीआई टैग को मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ के नाम से रजिस्टर किया गया है। गौरतलब है कि मिथिला का मखाना अपने स्वाद, पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए जाना जाता है। भारत के लगभग 90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है। मखाना निम्फिएसी परिवार का एक जलीय पौधा है। इसे साल भर स्थिर रहने वाले जल जैसे तालाब, गोखुर, झील, कीचड़ में उगाया जाता है। मखाने को काला हीरा भी कहते हैं। इसके लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है। किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलने के बाद कोई व्यक्ति या कंपनी उससे मिलते जुलते उत्पाद को उसी नाम से नहीं बेच सकते। ये टैग 10 सालों के लिए मान्य होता है। इसके बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है। जीआई टैग के लिए किसी संस्था, व्यक्तियों के समूह, उत्पादकों के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अप्लाई करने वाला व्यक्ति या समूह उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। किसी उत्पाद को मिला जीआई टैग एक विधिक अधिकार की तरह होता है। जीआई टैग प्राथमिक तौर पर किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न कृषि उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद और विनिर्मित उत्पादों के लिए दिया जाता है। विनिर्मित उत्पादों में हैंडीक्राफ्ट और औद्योगिक उत्पाद शामिल होते हैं। आपको बता दें कि बिहार से मगही पान, कतरनी चावल, शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम जीआई टैग ले चुके हैं। देश में सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। बीते दिनों रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा चर्चा में रहा। इसके बाद से ही भारत की रिफ्यूजी पॉलिसी लगातार चर्चा में है। दरअसल हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट के मुताबिक रोहिंग्या रिफ्यूजीज को ईडब्ल्यूएस के लिए बने फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। उनके मुताबिक भारत यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का पालन करता है। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस मामले में साफ किया कि सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। अब सबसे पहले जानते हैं कि रोहिंग्या दरअसल कौन है। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत से संबंधित बांग्ला भाषा बोलने वाला एक नृजातीय समूह है। ये इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। म्यांमार में इन्हें रेजिडेंट फॉरेनर्स या एसोसिएट सिटीजन के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। म्यांमार में हिंसा के चलते रोहिंग्या अपना घर छोड़कर कई देशों में शरण लेने को मजबूर है। भारत में रोहिंग्याओं ने साल 2012 में दिल्ली में शरण ली थी। आपको बता दें कि भारत यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। ऐसे सभी विदेशी जो भारत में बिना डॉक्यूमेंटेशन के प्रवेश करते हैं, उन्हें द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 और द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रावधानों से शासित किया जाता है। इसके अलावा साल 2016 में सरकार द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक वर्तमान में भारत में शरणार्थियों के लिए कोई कानून नहीं है। शरणार्थियों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के जरिए ट्रीट किया जाता है। इस खबर की महत्ता समझने के लिए साल 2016 में यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए एक सवाल को देखते हैं। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुर्द बांग्लादेश, मधेसी नेपाल, रोहिंग्या म्यांमार। उपर्युक्त में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है या हैं? 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 या फिर केवल 3? इस सवाल का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आइए अगली खबर देखें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की। इसमें ऊर्जा, कनेक्टिविटी, पावर और नदियों के पानी का बंटवारा जैसे मुद्दे शामिल थे। मध्य क्षेत्रीय परिषद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिनका गठन साल 1957 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत किया गया था। इस तरह क्षेत्रीय परिषदें एक सांविधिक निकाय हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों के तहत देश को उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भागों में विभाजित किया जाता है। इन परिषदों का मकसद राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग को बढ़ाना है। ये केवल सलाहकारी निकाय हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हर क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। वहीं मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। मेजबान राज्य का चुनाव हर साल रोटेशन वाइज किया जाता है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय परिषदों के गठन का विचार भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने फीफा मामले में एक नया फैसला दिया है। कोर्ट ने 3 सदस्यीय COA यानी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को खत्म कर दिया है। इसे मई 2022 में AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के दैनिक मामलों की देखरेख के लिए गठित किया गया था। कोर्ट के मुताबिक AIFF के दैनिक मामलों को AIFF प्रशासन के द्वारा देखा जाएगा। गौरतलब है कि फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने AIFF पर प्रतिबंध लगा दिया था। फीफा COA द्वारा AIFF के चुनावों की वोटर लिस्ट में भारत के पूर्व खिलाड़ियों को शामिल करने के निर्णय का विरोध कर रहा था। इस तर्क के साथ ही फीफा ने AIFF पर प्रतिबंध लगा दिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद इन प्रतिबंधों के हटने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक संस्थान कर्मचारी नियम 2020 के नियम 7 और 9 के मद्देनजर निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक ये नियम उन मंदिरों पर लागू नहीं होंगे जो आगम शास्त्र की परंपराओं और विधियों के मुताबिक बने हैं और प्रशासित किए जाते हैं। उच्च न्यायालय की बेंच ने स्पष्ट किया कि एक विशेष आगम शास्त्र के अनुसार बनाए गए मंदिरों में अर्चक यानी पुजारियों की नियुक्ति आगम शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, न कि वैधानिक नियमों के अनुसार। नियम 7 और नियम 9 के तहत मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता और आयु का निर्धारण किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश ने तमिलनाडु राज्य सरकार को 5 सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है। यह समिति राज्य में आगम शास्त्रों के अनुसार बने मंदिरों की पहचान करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने शेषम्मल बनाम तमिलनाडु सरकार 1972 और आदि शैव शिवचार्य रगल नाला संगम बनाम तमिलनाडु सरकार 2006 में कहा था कि सरकार की नियम बनाने की शक्तियों को मंदिरों के अनुष्ठानों और समारोहों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संविधान पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि वैखानस शास्त्र के तहत केवल भृगु, अत्रि, मारीची और कश्यप ऋषि परंपराओं के अनुयायी और वैखानस माता पिता से पैदा हुई संतान ही वैष्णवों के वैखानस मंदिरों में पुजारी बनने के लिए योग्य होते हैं और केवल वे ही मूर्तियों को छू सकते हैं तथा अनुष्ठान कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति न तो मूर्ति को छू सकता है, न पूजा कर सकता है और न ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है। आगम हिंदू वैदिक धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं। इनके 3 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें पहला है वैष्णव आगम। इसके तहत पंचरात्र तथा वैखानस आगम मुख्य हैं। दूसरा शैव आगम है, जिसमें प्रमुख पाशुपत, शैव सिद्धांत, त्रिक, कामिक, सुप्रभेद आगम आते हैं। तीसरा है शाक्त आगम, जो देवी की आराधना से संबंधित है। इन आगमों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें पाद कहते हैं। इनके नाम हैं क्रियापाद, चर्यापाद, योगपाद और ज्ञानपाद। क्रियापाद में मंदिरों के निर्माण, मूर्ति निर्माण और मूर्ति स्थापना से संबंधित विषय हैं। वहीं चर्यापाद में मूर्ति पूजा और अन्य पवित्र विधियों के बारे में बताया गया है। योगपाद में अष्टांग योग साधना और ज्ञानपाद में दार्शनिक विषयों का जिक्र आता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में टिप्पणी दी है कि मुस्लिम कानूनों के तहत यौवना अवस्था प्राप्त करने पर एक लड़की अपने माता पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है और उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार है, भले ही वो नाबालिग क्यों ना हो। न्यायालय ने एक मुस्लिम दंपति के मामले में यह टिप्पणी की, जिसने लड़की के माता पिता की इच्छा के खिलाफ शादी की थी। युवक बालिग है, जबकि उसके परिवार और पुलिस के मुताबिक लड़की नाबालिग थी। मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश का जिक्र किया, जिसमें हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरदिनशाह फरदुंजी मुल्ला द्वारा लिखी गई मोहम्मडन कानून के सिद्धांत किताब का संदर्भ दिया था। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि अगर लड़की ने शादी के लिए सहमति दी है और वो खुश है, तो राज्य उसके प्राइवेट स्पेस में दखल नहीं दे सकता और शादी को इन आधारों पर अवैध नहीं ठहरा सकता। साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसा करना राज्य द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने के समान होगा। न्यायमूर्ति ने आदेश में कहा कि यह निर्णय पहले के एक फैसले से अलग है, जिसमें पोक्सो एक्ट लगाया गया था। उस मामले में पीड़िता और आरोपी के बीच कोई शादी नहीं हुई थी और शादी से पहले यौन संबंध स्थापित किए गए थे। शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद आरोपी ने अभियोजक से शादी करने से इनकार कर दिया था। दूसरी ओर वर्तमान मामला शोषण का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता एक दूसरे को चाहते थे और मुस्लिम कानूनों के अनुसार उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए। दंपति पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे और उन पर शादी से पहले यौन संबंध रखने का कोई आरोप नहीं था।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 24 अगस्त को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की डिफेंस मिनिस्टर मीट में भाग लेंगे। ये मीटिंग वार्षिक तौर पर आयोजित होती है। इस मीटिंग में कई द्विपक्षीय मुद्दों को संबोधित किया जाएगा, जिसमें रक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग जैसे सामान्य मुद्दे और दोनों देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे आतंकवाद, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, सीमा पार नियंत्रण और साइबर सुरक्षा में सहयोग पर खास तौर पर ध्यान रहेगा। आपको बता दें कि शंघाई 5 ग्रुप 26 अप्रैल 1996 को चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के प्रमुखों द्वारा चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य विश्वास को मजबूत करने के लिए बनाया गया था और इसी शंघाई 5 के कार्यों और एजेंडा में विस्तार करने के बाद इसे शंघाई सहयोग संगठन का नाम दिया गया। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 5 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। एससीओ में वर्तमान में 8 सदस्य देश चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। 4 पर्यवेक्षक राज्य हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ये पूर्ण सदस्यता में शामिल होने के इच्छुक हैं और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। 2001 में अपनी स्थापना के बाद से एससीओ ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय अलगाववाद और धार्मिक उग्रवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया है। एससीओ की प्राथमिकताओं में क्षेत्रीय विकास शामिल है। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को इस संगठन में शामिल हुए थे। हाल ही में प्रकाशित लैंसेट रेस्पिरेटरी जर्नल में डॉक्टरों ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में टोमेटो फ्लू नामक नए गैर मृत्युकारक वायरस के उभरने पर चिंता जताई है। डॉक्टरों ने कहा कि भारत में फ्लू की पहचान सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में हुई थी और लगभग 2 महीने में 5 साल से कम उम्र के 82 बच्चे इस फ्लू से संक्रमित हो चुके हैं। जर्नल में आगे कहा गया है कि इस स्थानिक वायरल बीमारी ने पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक में पैर पसार लिए हैं। इसके अलावा कई केसेस ओडिशा राज्य में भी पाए गए हैं। अभी तक केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के अलावा भारत में कोई अन्य राज्य इस वायरस से प्रभावित नहीं हुआ है। आपको बता दें कि टोमेटो फ्लू कॉक्सेकी वायरस A16 के कारण होता है। यह एंटेरो वायरस परिवार से जुड़ा हुआ है। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज एंटेरो वायरस के कारण बचपन में बार बार होने वाली बीमारी है, जिसमें बच्चों को बुखार, शरीर पर रैशेज हो जाते हैं। बच्चों को प्रभावित करने वाले टोमेटो फ्लू के प्राथमिक लक्षण चिकनगुनिया के समान होते हैं, जिसमें तेज बुखार, रैशेज और जोड़ों में तेज दर्द शामिल है। अन्य वायरल संक्रमणों की तरह अन्य लक्षणों में थकान, उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन, जोड़ों की सूजन, शरीर में दर्द इत्यादि शामिल हैं। लैंसेट ने बताया कि अन्य प्रकार के इन्फ्लुएंजा के समान टोमेटो फ्लू बहुत संक्रामक है और बच्चों में टोमेटो फ्लू के संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। चूंकि टोमेटो फ्लू चिकनगुनिया, डेंगू और हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज के समान है, इसलिए इसका इलाज भी इन्हीं बीमारियों जैसा ही है। इस बीमारी में जलन और रैशेज से राहत के लिए आइसोलेशन, आराम, ज्यादा लिक्विड डाइट लेना इत्यादि सामान्य उपचार हैं और बुखार और शरीर में दर्द होने पर डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड पैरासीटामोल और अन्य दवाइयों की जरूरत होती है। हाल ही में पांडुरंग खान खोजे का नाम सुर्खियों में आया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद और महाराष्ट्र में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। ओम बिरला वर्तमान में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा में हैं। उनकी ये यात्रा भारत के बाहर कम प्रसिद्ध भारतीय नेताओं या फ्रीडम फाइटर्स को सम्मानित करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। ऐसे ही एक महान फ्रीडम फाइटर पांडुरंग खान खोजे थे, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आज मिलते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे ही महानायक पांडुरंग खान खोजे के जीवन से। वर्धा में जन्मे पांडुरंग खान खोजे पर फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक असर था। हिंदू धर्म सुधारक स्वामी दयानंद और आर्य समाज के आंदोलनों से प्रभावित होकर खान खोजे के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार हुआ था। ब्रिटिश दमनकारी नीतियों और साम्राज्यवादी सोच के कारण खान खोजे ने क्रांतिकारी तरीकों और सैन्य रणनीति में आगे के प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने का फैसला किया। इस समय उनकी सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार का उन पर संदेह बढ़ता जा रहा था। विदेश जाने से पहले वे बाल गंगाधर तिलक से भी मिले। तिलक ने उन्हें जापान जाने की सलाह दी। जापान और चीन के राष्ट्रवादियों के साथ समय बिताने के बाद खान खोजे अंततः अमेरिका गए, जहां उन्होंने कृषि के छात्र के रूप में कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन 1 साल बाद वो भारत छोड़ने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैलिफोर्निया में माउंट तमालपाइस सैन्य अकादमी में शामिल हुए।
खानखोजे 1914 में बनी गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। अमेरिका में रहते हुए खानखोजे ने लाला हरदयाल से मुलाकात की। सैन्य अकादमी में खानखोजे मैक्सिको के कई लोगों से मिले। वे 1910 की मैक्सिकन क्रांति से प्रेरित हुए, जिसने मैक्सिकन तानाशाही शासन को उखाड़ फेंका था। उन्होंने अमेरिका में खेतों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों के साथ संपर्क किया और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की कई रणनीतियों पर चर्चा की। वहां उन्होंने मैक्सिकन श्रमिकों से भी मुलाकात की। श्रमिकों के साथ खानखोजे ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण सफलता नहीं मिली। फिर वे पेरिस में भीकाजी कामा के पास पहुंचे और रूस में व्लादिमीर लेनिन सहित अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। भारत की आजादी के लिए उनसे समर्थन मांगा। चूंकि वो यूरोप से निर्वासन का सामना कर रहे थे और भारत नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने मैक्सिको में शरण मांगी। जल्द ही मैक्सिकन क्रांतिकारियों के साथ उनकी पूर्व मित्रता के कारण उन्हें मैक्सिको सिटी के पास चैम्पिंगो में नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उन्होंने मकई, गेहूं, दालों और रबर पर शोध किया, ठंड और सूखा प्रतिरोधी फसलों की किस्मों का विकास किया और मैक्सिको में हरित क्रांति लाने के प्रयासों का हिस्सा बने। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज एक ऐतिहासिक निर्णय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत एक समावेशी और समग्र स्वास्थ्य पैकेज शुरू किया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस समझौता ज्ञापन को देश में अपनी तरह का पहला मामला माना। यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सही और सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करने को प्रोत्साहित करेगा। अब ट्रांसजेंडर समुदाय भी PMJAY के तहत स्वास्थ्य सेवाओं तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने अंत्योदय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और समर्पण को दोहराया, जहां सेवाओं के वितरण की श्रृंखला में समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। ऐसी पहलों से वंचित समुदाय सरकार और समाज के सहयोग से गरिमा और आत्मनिर्भरता के साथ प्रगति कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में ट्रांसजेंडर की कुल आबादी 4.9 लाख है। उन्हें समाज में सबसे ज्यादा सामाजिक उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अक्सर उनके अधिकारों का हनन होता है। उन्हें अपराधियों और समाज की असामान्यता के रूप में देखा जाता है। इसी कारण से संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। इसमें ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले में वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को वैध करार दिया था। आपको बता दें कि PMJAY स्कीम का प्राथमिक लक्ष्य भारत के लगभग 50 करोड़ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। इसके अलावा ये लाभार्थियों को 5 लाख रुपए की औसत कवरेज राशि प्रस्तावित करता है। यह प्रमुख उपचार, दवाओं, अस्पताल में पहले से भर्ती होने की लागत और चिकित्सा उपचार लागत को कवर करता है। ये खबर UPSC के पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक सोशल जस्टिस के तहत आता है, जिसमें केंद्र और राज्यों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन ICAS का चौथा संस्करण बेंगलुरु में शुरू हुआ। शिखर सम्मेलन का आयोजन थिंक टैंक सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडीज यानी CAPS और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसीज यानी CSTEP द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने इस कार्यक्रम में कहा कि शहरी क्षेत्रों में फेफड़ों का संक्रमण बहुत ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या COPD के कारण ज्यादा लोग मर रहे हैं। CSTEP के अनुसार भारत सरकार का पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में ट्रांजिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सकारात्मक योगदान देगा। आपको बता दें कि जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य 2024 तक PM 2.5 और PM 10 प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना है। इस कार्यक्रम में आधार वर्ष 2017 को माना गया। NCAP के तहत देश में 122 गैर प्राप्ति शहरों की पहचान की गई है। इन शहरों को गैर प्राप्ति शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शहर 2011 से 15 के बीच राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते थे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के शहरों को भी शामिल किया गया है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा शहरों की वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। 1981 में भारत ने वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। यह भारत में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पहला केंद्रीय कानून था। 1984 में सीपीसीबी ने राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी NAAQM के तहत वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए पहला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान फ्रीबी कल्चर पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने फ्रीबी और कल्याण योजना के रूप में किए गए वायदे के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। फ्रीबी कल्चर को रेवड़ी कल्चर के तौर पर कहा जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकता है और यह परिभाषित करना जरूरी है कि फ्रीबी क्या है। फ्रीबी को एक जटिल मुद्दा बताते हुए CJI ने कहा कि यह तय करना आवश्यक है कि किसको एक फ्रीबी माना जा सकता है और क्या यह कल्याणकारी उपाय के तहत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए मुफ्त उपहारों के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। समिति संसद को सुझाव देगी और इन सुझावों के आधार पर यदि आवश्यक हो तो संसद द्वारा एक कानून तैयार किया जाए। फ्रीबी उस सामान को कहा जाता है या उस सेवा को कहा जाता है जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव के पहले वोटरों को अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए बांटी जाती हैं। CJI ने यह भी कहा कि जो भी सुझाव दिए जाएंगे उन्हें कोर्ट द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में संसद को मुद्दों पर बहस करनी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने मैसूर में सावरकर रथ यात्रा का उद्घाटन किया है। यात्रा का मकसद हिंदुत्व के खिलाफ फैलाए जा रहे नकारात्मक प्रोपेगेंडा को रोकना बताया गया है। यात्रा में हिंदुत्व विचारक VD सावरकर की विचारधारा को जनता के सामने रखा जाएगा। येदियुरप्पा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा सावरकर के योगदान को रेखांकित किया गया था। जहां वाजपेयी जी ने लगभग 50 साल पहले सावरकर के संदेश को देश के हर घर में ले जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था, वहीं इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत का उल्लेखनीय पुत्र कहा था। आइए सावरकर के जीवन को समझते हैं। विनायक दामोदर सावरकर एक भारतीय राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता और लेखक थे। सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। इंग्लैंड में इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों में वे शामिल हुए। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के बारे में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक किताब प्रकाशित की, जिस पर ब्रिटिश शासन ने प्रतिबंध लगा दिया था। सावरकर को नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या और ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ साजिश रचने के लिए 50 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी और उन्हें पुणे की यरवदा जेल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में क्लेमेंसी पिटीशन दायर की गई और उन्हें रत्नागिरी जेल भेजा गया। उन्होंने 1922 में रत्नागिरी की जेल में रहते हुए हिंदुत्व की राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा विकसित की। बाद में सावरकर हिंदू महासभा में शामिल हुए और हिंदुत्व शब्द को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की। हालांकि हिंदुत्व शब्द सबसे पहले चंद्रनाथ बसु द्वारा गढ़ा गया था। सावरकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। सावरकर ने राजनीति का हिंदूकरण करो और हिंदुत्व का सैन्यीकरण करो के नारे को आगे बढ़ाया। भारत में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का समर्थन किया उन्होंने और हिंदुओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण की भी मांग की। सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का आधिकारिक तौर पर बहिष्कार किया था। सावरकर ने स्टिक टू योर पोस्ट टाइटल से एक पत्र भी लिखा, जिसमें हिंदू सभाओं को निर्देश दिया कि सदस्य अपने सरकारी पोस्ट न छोड़ें और किसी भी कीमत पर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल न हों। अपने अंतिम समय में सावरकर ने अपनी मृत्यु से पहले आत्महत्या नहीं आत्मार्पण शीर्षक से एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि जब किसी के जीवन का लक्ष्य समाप्त हो जाता है और समाज की सेवा करने की क्षमता नहीं रह जाती, तो मृत्यु की प्रतीक्षा करने के बजाय खुद की इच्छा से जीवन समाप्त करना बेहतर होता है। आइए शुरू करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन की आजादी की 31वीं वर्षगांठ पर 6 महीने पुराने रूस यूक्रेन संघर्ष की स्थिति को रिव्यू करने के लिए एक बैठक की। बैठक शुरू होने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत वसीली बेंजिया ने प्रतिक्रियात्मक वोट का अनुरोध किया, जबकि चीन ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने पहली बार यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ मतदान किया। इस मीटिंग में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस ने ज़ैपोरिज़िया
परमाणु ऊर्जा संयंत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलकर दुनिया को परमाणु तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया है। इस संयंत्र में 6 रिएक्टर हैं, जबकि चेरनोबिल में केवल 1 रिएक्टर था जिसमें विस्फोट हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जल्द से जल्द स्थिति पर स्थायी नियंत्रण रखना चाहिए, ऐसा भी कहा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से अपने परमाणु ब्लैकमेलिंग को रोकने और संयंत्र से पूरी तरह से हटने का आह्वान किया। फरवरी में रूसी सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ मतदान किया है। अभी तक भारत ने रूस यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और भारत ने रूस की आक्रामकता के लिए आलोचना नहीं की। भारत ने हमेशा राजनयिक प्रयास, कूटनीति और बातचीत के द्वारा दोनों देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपना समर्थन किया है। भारत वर्तमान में 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को रोकने का प्रयास करती है। संस्था ने 1986 में रूस के चेरनोबिल में हुए दुर्घटना के बाद अपने नाभिकीय सुरक्षा कार्यक्रम को विस्तार दिया है। IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट देती है। भारत IAEA का संस्थापक सदस्य है। भारत ने 26 रिएक्टरों को IAEA सुरक्षा उपायों के तहत रखा है। साथ ही भारत जनवरी 2020 में IAEA रिस्पांस एंड असिस्टेंस नेटवर्क यानी रानेट में शामिल हो गया है। रानेट ऐसे देशों का समूह है जो परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन किए हैं। दरअसल गारमेंट उद्योगों को लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 के कई प्रावधानों को लेकर समस्याएं थीं। उद्योग के प्रतिनिधि सरकार से नियमों के अनुपालन से संबंधित छूट की मांग कर रहे थे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को इससे संबंधित कई आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदकों की समस्या को समझते हुए केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन किए। आपको बता दें कि गारमेंट उद्योग में पहले निर्माताओं को 6 प्रकार की जानकारियां देनी होती थी, जैसे वस्तु का सामान्य नाम, वस्तु की शुद्ध मात्रा, यूनिट का बिक्री मूल्य, निर्माण या प्री पैकिंग या आयात का टाइम, बेस्ट बिफोर टाइम या वस्तु के अनुपयुक्त होने का समय, कंज्यूमर केयर का नाम और पता। मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन के बाद अब उपभोक्ताओं के लिए जरूरी केवल 4 जानकारी दी जानी है। इनमें शामिल हैं आयातित उत्पादों के मामले में मैन्युफैक्चरर या सेलर या ब्रांड मालिक या आयातक का नाम और पता, मूल देश या निर्माण करने वाले देश का नाम, कंज्यूमर केयर ईमेल आईडी और फोन नंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने योग्य कपड़ों के साइज जैसे कि S यानी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल के साथ साथ CM या M यानी सेंटीमीटर और मीटर का विवरण और अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP भी शामिल होता है। इन संशोधनों से उपभोक्ताओं को प्रासंगिक जानकारी मिलेगी। साथ ही उपभोक्ताओं के हितों से समझौता किए बिना गारमेंट उद्योगों पर अनुपालन बोझ कम होगा। इससे सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के प्रयासों को समर्थन मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेटा और व्हाट्सएप द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। यह अपील भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के आदेश के खिलाफ की गई थी। आदेश में व्हाट्सएप की अपडेटेड गोपनीयता नीति की जांच की गई थी। अदालत ने मेटा और व्हाट्सएप के पक्ष में कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। CCI पिछले साल इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि व्हाट्सएप यूजर्स के व्यक्तिगत डेटा को अन्य फेसबुक कंपनियों के साथ साझा करता है। यह डेटा को साझा करने में अपने मार्केट मोनोपोली यानी बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग कर रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप के मेटा प्लेटफॉर्म्स ने तर्क दिया था कि गोपनीयता नीति के संबंध में इसके खिलाफ CCI की जांच कोई सहज जांच नहीं थी। टेक दिग्गज ने प्रतिस्पर्धा नियामक के कार्यों को अपने व्यवसाय में घुसपैठ करार दिया और कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह अपने बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग कर रहा था। CCI ने जवाब में तर्क दिया कि उसकी जांच विशुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करता है। मार्च 2009 में इसे गठित किया गया था। प्रतिस्पर्धा आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले गतिविधियों को समाप्त करना,
प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। 2012 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 11 सीमेंट कंपनियों पर 6,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीमेंट कंपनियों को व्यापार संघ बनाकर कीमत का निर्धारण करने का दोषी पाया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं या मैस्लिन आटे के निर्यात को लेकर निर्यात नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। संशोधन की मंजूरी से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी। इससे गेहूं के आटे की बढ़ते कीमतों पर लगाम लगेगी और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस आशय की अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT द्वारा जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक देश हैं। इन देशों का वैश्विक गेहूं व्यापार में लगभग 1/4 हिस्सा है। इनके बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक गेहूं आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आई थी। इससे भारतीय गेहूं की मांग विदेशों में बढ़ गई थी, जिसके कारण घरेलू बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ गई थी। इसी कारण देश के 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। लेकिन गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण विदेशी बाजारों में गेहूं के आटे की मांग बढ़ गई है। आंकड़े बताते हैं कि गेहूं के आटे का भारत से निर्यात 2021 की तुलना में अप्रैल से जुलाई 2022 में 200% बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के आटे की बढ़ती मांग के कारण घरेलू बाजार में गेहूं के आटे की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पहले गेहूं के आटे के निर्यात पर कोई भी रोक या प्रतिबंध नहीं था, इसलिए निर्यात नीति में आंशिक संशोधन की आवश्यकता थी। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। ब्लैक सी इनिशिएटिव के तहत अनाजों का निर्यात करने के लिए एक नया रूट बनाया गया है। ये यूक्रेन के 3 पोर्ट्स को सम्मिलित करेगा और इसके ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर तुर्की के इस्तांबुल में बनेंगे। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बताया कि यह नया रूट मर्चेंट जहाजों के लिए होगा। नए रूट के तहत ओडेसा, चोर्नोमोरस, पिवदेन्नी पोर्ट्स का उपयोग किया जाएगा। यह नया रूट तुर्की टेरिटोरियल वाटर क्षेत्र में आता है। ब्लैक सी इनिशिएटिव यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित परिवहन पर शुरू की गई पहल है। इसके तहत रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौता किया गया है। इस पर इसी साल 22 जुलाई को इस्तांबुल में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान किया गया था। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के प्रभाव के कारण दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। अनुमान के अनुसार बढ़ती खाद्य कीमतों के परिणाम स्वरूप 2022 में 43 मिलियन लोग गंभीर भूख से पीड़ित होने के कगार पर थे। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश इस युद्ध से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, क्योंकि ये देश अनाज और ईंधन के आयात पर अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा निर्भर थे। आपको पता होगा कि यूक्रेन और रूस दोनों विश्व में अनाजों के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। यह विश्व के कुल गेहूं मांग का 10% सप्लाई करता है। दोनों के बीच चल रहे संघर्ष के चलते अनाजों की सप्लाई चेन रुकी हुई थी। युद्ध के कारण यूक्रेन के कई बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था, जबकि अन्य रूसी नियंत्रण में हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के अनुसार 22 मिलियन टन अनाज यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह में फंसा है। बहरहाल ब्लैक सी इनिशिएटिव के जरिए नए रूट से अनाजों और खाद्य पदार्थों के एक्सपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। IITH यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ता एक प्रमुख आदिवासी परंपरा को पुनर्जीवित करने को लेकर सुर्खियों में हैं। उत्तरी तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में थोटी नामक आदिवासी समुदाय निवास करता है। इस समुदाय की कई परंपराएं हैं जो कि सदियों पुरानी हैं और अब कई कारणों से इस समुदाय की नई पीढ़ियां इन परंपराओं को भूलती जा रही हैं। थोटी भारत की अनुसूचित जनजातियों में से एक है। थोटी आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से आदिलाबाद, वारंगल, निजामाबाद और करीमनगर जिलों में रहते हैं। थोटी गोंडी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश थोटी भारतीय समाज में मिलजुल गए हैं और हिंदू बन गए हैं। इनमें से कई अब खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं। थोटी लोगों का एक छोटा हिस्सा अभी भी तेलंगाना के जंगलों में रहता है। IIT हैदराबाद के डिजाइन विभाग की टीम ने हाल ही में आदिलाबाद के थोटीगुडा गांव में रहने वाले इस समुदाय की पारंपरिक प्रथाओं पर शोध करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया था। इस थोटी समुदाय की कई पारंपरिक प्रथाओं में से प्रमुख है गुदना या टैटू बनाना। इस समुदाय की महिलाएं टैटू बनाने में माहिर हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर विभिन्न चिन्हों के टैटू बनाए जाते हैं।
यहाँ तक कि इस समुदाय की महिला को तब तक विवाहित नहीं मानते जब तक कि माथे पर टैटू न बन जाए। यहाँ टैटू बनाना उपचार और इलाज की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भी देखा जाता है। थोटी अपने को राजगोंडों का एक समूह मानते हैं और उनका पारंपरिक पेशा गोंड गढ़ा गीत गाना रहा है। उनके गीत गोंडवाना राजाओं के इतिहास को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। IIT हैदराबाद की टीम ने उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए थोटियों के पारंपरिक संगीत को रिकॉर्ड किया और जनजातीय प्रथाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। थोटी लोगों की पारंपरिक प्रथाएं विलुप्ति की कगार पर हैं। केवल कुछ मुट्ठी भर परिवार ही सदियों पुरानी परंपराओं को जारी रख रहे हैं। जनगणना के अनुसार थोटी एक लुप्तप्राय आदिवासी समुदाय है जिसमें केवल 4,811 सदस्य जीवित हैं। IIT हैदराबाद का मकसद इन अद्भुत प्रथाओं का प्रदर्शन करना है और समुदाय को अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करना है। भारत और बांग्लादेश के बीच मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक का महत्व इसलिए है क्योंकि यह 12 साल के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुई है। इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान आपसी हित के कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें नदी जल बंटवारा, बाढ़ का डेटा, नदी प्रदूषण, अवसादन प्रबंधन, नदी तट संरक्षण कार्य आदि शामिल हैं। भारत और बांग्लादेश ने गंगा, तीस्ता, मनु, मुहरी, खोवाई, गुमटी, धरला, दूधकुमार और कुशियारा नदी से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतरिम रूप दिया। कुशियारा नदी एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बराक नदी कुशियारा और सूरमा में अलग हो जाती है। दोनों पक्षों ने त्रिपुरा में सबरूम शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए फेनी नदी के मुद्दों पर भी सहमति बना ली है। भारत का रियल टाइम बाढ़ डेटा साझा करना सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसमें बांग्लादेश को अप्रत्याशित बाढ़ की घटनाओं से निपटने में मदद मिल सकेगी। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं, जिनमें से 7 पर जल बंटवारा समझौते के ढांचे का विकास किया जाएगा। आपको बता दें कि गंगा जल बंटवारा संधि 1996 के प्रावधान के तहत बांग्लादेश गंगा नदी के पानी का उपयोग करता है। भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में किया गया था ताकि सीमा पार नदियों के मुद्दों का समाधान किया जा सके। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कोराडिया आइलैंड लॉन्च की गई। जर्मनी ने पूरी तरह से हाइड्रोजन द्वारा संचालित एक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। इस प्रोजेक्ट को हरित ट्रेन परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाइड्रोजन द्वारा संचालित ट्रेनों को दिग्गज फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा तैयार किया गया है। रेलवे लाइन पर 14 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। जर्मन राज्य लोअर सैक्सोनी में 100 किलोमीटर ट्रैक पर इनको चलाया जाएगा। ऐसी ट्रेन्स जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में ऑनबोर्ड हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करती हैं, उन्हें सामान्य रूप से हाइड रेल कहा जाता है। ट्रेन के पहिए ट्रैक्शन मोटर से ही चलते हैं। पारंपरिक ट्रेन में डीजल या इलेक्ट्रिक करंट से मोटर को चलाया जाता है। हाइड रेल में हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग ट्रैक्शन मोटर्स को चलाने के लिए किया जाता है। ट्रैक्शन मोटर्स को चलाने के लिए हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। 2 तरीकों से हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन में जलाकर या ईंधन सेल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया करवाकर ट्रैक्शन मोटर्स को चलाते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को मिलाकर करंट पैदा करते हैं। इस करंट का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा वाहन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये आधुनिक ट्रेनें उत्सर्जन मुक्त हैं और कम शोर करती हैं। इनसे उत्सर्जन के नाम पर केवल भाप और संघनित पानी निकलता है। इन ट्रेनों के परिचालन से हर साल 4400 टन CO2 के बराबर उत्सर्जन कम होगा। भारतीय संदर्भ की बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करेगी और कुछ दिनों पहले ही पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का भी उद्घाटन किया गया था। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।